प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो इस क्लास में जो है हम लोग प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का एक नए क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग पहला चैप्टर का लेक्चर 2 करने वाले हैं। आपको पहला चैप्टर का जो है लेक्चर 1 जो है हम आपको दे चुके हैं और आप जो अगर उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत मजा आया होगा और आप सोच रहे होंगे सर लेक्चर 2 अभी ही दे दीजिए, ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन कल हो के आया है, ठीक ना। लेकिन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसे भी फुल इंजॉय के साथ पढ़ो। जितना भी इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज बचा हुआ था है ना, जितना भी सब्जेक्टिव जो बचा हुआ था आज हम लोग कंप्लीट इसमें कर लेंगे। तो हमारा ये 2 लेक्चर खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर इसमें और आएगा, एक लेक्चर रहेगा तीसरा लेक्चर। तीसरा लेक्चर में होगा क्या, इसका ऑब्जेक्टिव होगा। पहला चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है या पूछने वाला है सब करवाएंगे, ठीक ना। तीसरा लेक्चर में होगा। तो इस तरीका से आपको 3 लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर से अगला चैप्टर में यही करेंगे, समझ रहे ना। सारे इंपॉर्टेंट करवा देंगे। अगर हाँ जो बताते बस वो याद कर ले, इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको, है ना। जो बस बता रहे वो ले याद करते चाहिए। चलो, तो आपको देखो हम जो है ये सब बता चुके थे बहुत अच्छा से। अगर पार्ट 1 जो बच्चे नहीं देखे देख लीजिएगा, चैनल पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक ना। चलो देखो ये सब जो आपको अच्छे तरीके से देखो फिगर पार के वगैरह ये सब जो है हम बता चुके थे। यहाँ पे टोटल जो है आपको हम यहाँ तक बता दें, है ना। समविभवी सतह यानी कि समविभवी पृष्ठ हम बताए थे। समविभवी पृष्ठ में होगा क्या कि विभव का मान जो है हर जगह क्या होता है, समान होता है। इसलिए इसमें जो कार्य किया जाता है वो 0 किया जाता है, शून्य कार्य किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है और आपको देखो अच्छे तरीके से बता देते। और उम्मीद करते हैं जो भी चीज को बताते हैं कॉपी में नोट करते जाइए। कॉपी में नोट करना जरूर है, एकदम कॉपी में नोट करना जरूर है, समझे। कॉपी में नोट कीजिए, याद कीजिए इसको, ठीक ना। चलो इसके बाद हमारे देखो अगला है, देखो कि वैद्युत आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखें। आवेश के हमको 2 मौलिक गुण को लिखना। देखो सबसे पहला देखो यहाँ पे गुण इसका ये है कि आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत। क्वांटीकृत कहने का मतलब समझते हैं, क्वांटीकृत मतलब Q बराबर जैसे इसका फॉर्मूला होता है N। तो जो यहाँ पे N का जो मान होता है, जो N का मान होता है ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से रहता है ना। मतलब कि इसका पूर्ण गुणज रहता है। यहाँ पे देखो पूर्णांक संख्या कोई रहती है ना, पूर्णांक संख्या कोई रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीका से, ना कि इस तरीका से होता है एन का मान। एन का मान कहीं भी 1.6 2.5 8.3 ये दशमलव में नहीं होता है, ठीक ना, दशमलव में नहीं होता। इसलिए इसको बोला जाता है क्वांटीकृत, है ना। क्वांटीकृत क्वांटीकृत कहने का मतलब जो यहाँ पे एन का जो मान होता है वो हमेशा पूर्णांक संख्या में होती है, 1 2 3 4 5 6। इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छा पूछा जाता है, जो कि आप लोग हो सकता है रटते होंगे, लेकिन अभी एकदम दिमाग में आपका बैठा देंगे, अभी के अभी बैठ जाएगा इस चीज से, ठीक है। तो आप समझ गए कि आवेश क्वांटीकृत होता है। अगर आपसे पूछे भी तो 2 नंबर में पूछ सकता है, देखो पूछा गया है और पूछने की संभावना है, ठीक ना। इसके बाद देखो दूसरा है कि आवेश संरक्षित होता है। हम लोग तो शुरू में ही पढ़ चुके थे, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही था कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते थे। बताए थे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता, इसे बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब कि ट्रांसफर किया जा सकता है, ये बता चुके थे। तो ये इसका 2 मौलिक गुण था, दोनों जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इससे चलते एमसीक्यू जो हमारे बनते हैं। देखो ये वाला एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछा जा चुका, बहुत बार देखा जाता है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन जो है देखा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बोला जा रहा है 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा जो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो देखो बता देते 1 कूलम्ब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 होता है। कितना होता है, 6.25 गुणे 10 के पावर 18। यहाँ पे बटन कर लीजिए, पावर में कर लीजिएगा, ऑप्शन से ये सही हो जाएगा। अच्छा ये कैसे है जो भी बताते, देखो पावर में 19 नहीं होगा, पावर में 19 नहीं होगा, पावर में 18 होगा। ये पावर में सब लिख लीजिएगा, ये बट साथ में लिखा गया ना। यहाँ पे देखो 6.25 18 नहीं होता, ये चीज तो होता ही नहीं, 6.25 होता है। कैसे आता है जो आपको देखो यहाँ पे सोल्व करके दिखा देते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा हल्का सा बस देखो, यहाँ पे होता है Q बराबर हमारा N, हमसे n का पूछा जा रहा था, Q बराबर हो जाएगा E। देखो Q का मान कितना दिया हुआ, Q मतलब आवेश, आवेश हमें कितना दिया हुआ है 1, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19, यही ना होता है। अब ये देखो 19 को ऊपर भेजो तो याद आएगा कितना, 1 बटे में देखो दशमलव है तो ऊपर 0 भेजेंगे तो आ जाएगा 16 गुणे 10 के पावर क्या आ जाएगा 19। ये एक 10 के पावर 19 है, इसका मतलब इसमें कितना 0 19 जीरो है, 1 जीरो हम यहाँ पे लेके चला था तो वहाँ पे 18 बचेगा।
तो 100 बटे में कितना आ जाएगा 16, गुणे में आ जाएगा 10 के पावर 18। इस तरीके से हम लिख सकते कि नहीं, उसका एक जीरो यहाँ पे लिखे चला है। अब 16 से अगर आप 100 में भाग देते हो ना तो याद आएगा 6.25 और इधर आ गया 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये कितना में आया, 1 कूलम में पूछा गया। तो याद रखिएगा 1 कूलम में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 6.25 गुणे 10 के पावर 18। इस तरीके से आप कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा, बना लीजिए कॉपी में जो है, बना लीजिए इस चीज को, ठीक है जल्दी। अरे बोल रहे हैं बनाने के लिए ना, बनाओ जल्दी, कॉपी में नोट करते जाना। देखो बार बार इसलिए फोर्स हम कर रहे हैं क्योंकि इसको रट जाओ ना, जो दिखा बता रहे हैं ना इस चीज को आप रट जाओ। अगर आपको नहीं कहीं समझ में वीडियो पुनः देखो, लेकिन इस चीज को आप रट जाओ, ठीक ना। हम गारंटी देते हैं, इसका जो 3 लेक्चर हम देने वाले हैं ना, पहला लेक्चर दे चुके हैं, ये दूसरा लेक्चर चल रहा है, एक लेक्चर का ऑब्जेक्टिव आएगा। ये तीनों लेक्चर अगर आप पढ़ लेते हो और आप क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चंस बैंक का चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो, हम गारंटी देते हैं 90% क्वेश्चन जो आपसे बन जाएगा, 90% क्वेश्चन जो आपसे बन जाएगा। 10% नहीं बनेगा क्योंकि 10% और बनने के लिए आपको इसका डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक ना। चलो अगला देखो यहाँ पे है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका SI मात्रक भी क्या करना है, लिखे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण, इस चीज को आप याद रखना। द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं। देखो ये होता क्या कि हमारे पास दो हमारे पास आवेश होता है, दो हमारे पास क्या होता है, आवेश होता है। मतलब कि समान आवेश होता है लेकिन इसकी प्रकृति जो है विपरीत होती है। समान आवेश के विपरीत प्रकृति के दो हमारे पास आवेश है ना। मतलब कि समान क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोई संख्या होता है यार 5 6 7 इस तरीका से, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा होगा ना, नहीं लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे फिर भी समझ करो कि मतलब समान आवेश कैसा है, समान है लेकिन विपरीत प्रकृति का। और यही दोनों को अगर हम थोड़े दूरी पे रखते हैं तो ये दोनों के बीच का जो दूरी होता है वो 12 माना गया। कितना माना गया, वैज्ञानिक जो दिया 12। फिर से देखो क्या बोले हम कि हमारे पास दो समान आवेश है जिसकी विपरीत प्रकृति है। प्रकृति कैसा, विपरीत, कहने मतलब एक माइनस है तो एक प्लस है, और ये दोनों को 12 की दूरी पे रखा जाता है। तो यहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, यहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर हो जाएगा, ये दोनों में से कोई भी आप ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो आवेश और इधर कर दो 12। ये इसका हो जाता है फॉर्मूला, यानी P बराबर होता है Q इंटू 2L। P बराबर होता है Q इंटू 2L, ठीक ना। अब इसका देख लेते हैं SI मात्रक, इसका हम लोग SI मात्रक भी देख लेते हैं क्योंकि हमसे SI मात्रक भी पूछा जाएगा। SI मात्रक क्या हो जाएगा, देखो Q है, Q का SI मात्रक क्या होता है, कूलम, ठीक है। और यहाँ पे देखो L, दो का तो कोई मात्रक नहीं होगा, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। L मतलब लंबाई का, मीटर हो जाएगा यानी सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि CM याद रखिएगा, क्या CM। ये चीज ऐसे ही दिया जाता है ताकि इस तरीका से लिखेंगे तो फिर ठीक नहीं ना लगेगा, इसलिए उस तरीका से ये चीज दिया जाता है CM। अच्छा इसका बीमा देख लेते हैं, इसका बीमा क्या हो जाएगा, बीमा भी हम लोग देख लेते हैं। तो बीमा इसका देखो C का क्या होता है, कूलम का होता है 80 और इसका हो जाएगा L हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ATL, क्या हो जाएगा ATL। इसको सुधार के हम लिख देते हैं, तो पहले L आ जाएगा फिर TA, इस तरीका से हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा बीमा LTA, ठीक ना। अच्छा ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो ये जो है, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण जो है, द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये सदिश राशि, याद रखिएगा पूछा जाता है आपसे, ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है, याद रखिएगा। सदिश राशि, द्विध्रुव आघूर्ण कैसा, सदिश राशि। तो द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कुछ पता चला। देखो सबसे पहले याद रखना द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में क्या, कि इसके जो है दो समान आवेश लेकिन प्रकृति जो इसकी विपरीत होती है, दोनों को 2L लंबाई पे रखा जाता है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है। इसका SI मात्रक कूलम मीटर हो गया और इसका बीमा जो हो जाएगा LTA हो जाता है। और यह एक सदिश राशि है, अगर सदिश राशि है तो इसका दिशा होना चाहिए, तो इसका दिशा माइनस से प्लस की ओर होता है। इसकी दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर। आप लिख लेना इसकी दिशा, इसकी यहाँ कॉपी पे लिख लेना ये एकदम सही अच्छे तरीके से। इसकी दिशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, पॉजिटिव की ओर होती है, पॉजिटिव की ओर होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ये चीज आप जो अच्छे तरीके से ध्यान रखना। तो इसके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया। अब एक बार आपको परिभाषा पढ़ के अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते। देखो कि किसी एक देखो प्लस Q या माइनस Q, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L, यहाँ पे क्या है 2L के गुणनफल
को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये दोनों में से कोई भी लो और इसको लो, ये दोनों को गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक ना, यहाँ पे देखो विद्युत ध्रुव आघूर्ण को देखो विद्युत अच्छा से लिखना, यहाँ पे इस तरीके से लिखा रहता है ना, लेकिन हम लोग जो है इस तरीका से लिखना, ठीक है ना। यहाँ पे टाइपिंग में इसे हो जाता है, लेकिन आपको लिखना इस तरीके से, विद्युत ध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखिएगा ये सब चीज जो है आपको जो यहाँ पे अभी बताएं, ये सब चीजें जो है आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जितना अभी बताया हुआ सब चीज आप नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको विद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या चीज है। ठीक ना, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा आगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है ना, पहले अगर आप हमसे नहीं पढ़े हुए रहते तो रट्टा मारे हुए रहते, तो ऐसा ही मात्र बहुत सारा होता है फिजिक्स में। तो 10 गो याद कीजिएगा, तो 11वां याद करने जाइएगा तो भुला जाइएगा पहले वाला, इस तरीका से होता है। लेकिन अगर आप समझे हुए रहिएगा ना तो भुलाइएगा नहीं। तो आपको तो समझा रहे हैं, अब आप जवाब दो इसका, जल्दी से जवाब दो। देखो आघूर्ण बोला जा रहा है, पूरा इसके बारे में हिस्ट्री निकालो। आघूर्ण को हम लोग P से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q×2L। देखो हम लोग ऐसा ही मात्रक निकाल रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला भी देख लिए, एक बार और पढ़ लिए हम लोग। ठीक ना, Q का ऐसा मात्रक कूलम होता है, 2 का नहीं होता, मीटर इसका हो जाएगा, कूलम में मीटर हो जाएगा, इसका Cm हो जाएगा Cm। अच्छा इसका बीमा देख लेते हैं, इसका बीमा हो जाएगा, देखो कूलम का होता है AT। कूलम का क्या होता है AT, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि आवेश का बीमा होता है तो AT, डायरेक्ट भी आपसे पूछ लिया जाता है, स्टार में करके लिख दीजिएगा कि आवेश का बीमा AT होता है। क्या होता है, AT होता है। ठीक ना, और यहाँ पे मीटर का हो जाएगा L, इसको अगर सरिया के लिखेंगे तो LTA हो जाएगा इसका बीमा। ठीक ना, यहाँ पे भी आप लिख लेना, ये ऑब्जेक्टिव भी नोट करना और यहाँ पे भी इस चीज को आप लिख लेना। ठीक ना, बार बार कॉपी में लिखा हुआ रहेगा ना तो आपकी जो दिमाग खुलेगा। चलो इसके बाद देखो आपका है कि अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात हमसे बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका देखो उत्तर में लिखा, देखो बहुत अच्छा है, यहाँ से फॉर्मूला भी आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी देखो फॉर्मूला लिखते हैं, अक्षीय स्थिति में तीव्रता, अक्षीय स्थिति में तीव्रता जो होता है, अक्षीय स्थिति में देखो इसका तीव्रता क्या होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बट्टे में होता है RQ। क्या होता है, 2p बट्टे में RQ, ये हो गया हमारा अक्षीय स्थिति में तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। उसके बाद बोला जा रहा है निरक्षीय स्थिति में, तो देखो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में देखो तीव्रता इसका हो जाएगा, यही चीज होता है, सेम यही चीज होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। E बराबर में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से 2p है ना, सिर्फ यहाँ पे p होता है और RQ हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया अक्षीय स्थिति में तीव्रता और ये हो गया आपका निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। अब दोनों का बोला जा रहा है अनुपात, तो अब दोनों तो E है, हम इसको अलग मान लेते हैं, मान चलो ये E1 हो गया और E2 हो गया, दोनों को अलग अलग मान लिए। तो अभी E1 बट्टे में E2 का अनुपात पूछा जा रहा है, तो E1 और E2 का हमसे अनुपात जो है पूछा जा रहा है। तो आप देखो यहाँ पे कि ये से तो ये कट गया, ये चीज से ये भी कट गया, बचा यहाँ पे क्या, ऊपर में 2 और नीचे में क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1, यानी कि अगर हम फाइनल में लिखे E1 अनुपात E2 तो यहाँ से क्या जाएगा 2:1, ये आपका हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, चलो अगर समझ मजा आ रहा है ना एकदम, अगर मजा आ रहा है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो आप अपने साथियों को भी जल्दी से कोर्स इससे जो है ज्वाइन करवा दो। ठीक ना, कोर्स ज्वाइन करवा दो, अभी ज़्यादा कुछ हुई नहीं, अभी तो क्लासेस ही शुरू हुई है, जल्दी से उस सबको भी ज्वाइन करवा दो, क्योंकि क्लास आगे पार हो जाएगी तो फिर उस सबको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए जल्दी से आप लोग उसको जो है ज्वाइन करवा दो। और अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा है और आप कोर्स नहीं लिए हैं तो जल्दी से कोर्स ले लो। उसमें अभी कोर्स में जो है आप सोचोगे सर कोर्स क्यों ले, यूट्यूब पे तो हमको मिल ही जा रहा है, गलत शब्द में गलत है, ये 1-2 लेक्चर आपको मिलेगा, सभी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और दूसरी बात अभी जो है ये सब देखो, अभी ये सब जो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं इसका टेस्ट भी लेंगे, ये सब जो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं इसी में से जो हम टेस्ट भी लेंगे, पहला चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है ना, टेस्ट भी होगा, तो आप यहाँ अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, किताब में अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना, और फिर जब टेस्ट ले लिया जाएगा तो आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा, समझे, एकदम पूरा खुल जाएगा। और वहाँ पे समय रहेगा, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन देंगे, मात्र 1 मिनट में 1 क्वेश्चन देंगे, मात्र 50 क्वेश्चन है तो 50 मिनट दिया जाएगा बस। चलो धीरे धीरे ये जो समय है कमते जाएगा, 50 क्वेश्चन में 40 मिनट मिलेगा, फिर 30 मिनट मिलेगा, इस तरीका से मिलेगा, फिर जितने प्रैक्टिस करवाते जाएंगे उसके हिसाब से। देखो इसके बाद अगला देखो हमारे पास कि R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलम का आवेश रखा है।
एक हमारे पास r मीटर की इस तरीके से त्रिज्या है, मान चलो r मीटर की त्रिज्या, और यहाँ पे खोखला गोला है ये, और इसके केंद्र पर q आवेश को रखा गया है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दिया है, मतलब कि अच्छा इसको हम बड़ा कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको इस तरीके से हम बड़ा कर देते हैं, इसकी त्रिज्या को हम क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, इस तरीके से देखो बढ़ा दें, यानी इसकी त्रिज्या को हम लोग 2r कर दिए, मतलब बड़ा कर दिए, दोगुनी कर दी जाए, तथा आवेश का मान आधा कर दे। अच्छा आवेश को आधा कर दे, जैसे बोल रहा है उसी तरीके से आवेश को आधा कर दे, तब गोले से के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। अच्छा यहाँ पे कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा आपको पता है ना, कि अगर त्रिज्या r है और इसका जो है मतलब कि केंद्र पे q है, तो इसका जो फ्लक्स यहाँ पे गुजरता है वो फाई बराबर होता है q बटे में एप्सिलॉन नॉट, है या नहीं, q बटे में एप्सिलॉन नॉट। आपको ये चीज पता है कि सर आर का तो यहाँ पे काम ही नहीं होता है। जब हम लोग पढ़े थे फ्लक्स है ना, जब बंद पृष्ठ से जब फ्लक्स गुजरता था तो यहाँ पे आता था q बटे एप्सिलॉन नॉट, गॉस का प्रमेय पढ़े ना, वहाँ पे पढ़े थे ना, तो 1/एप्सिलॉन नॉट गुना q के बराबर q का गुणनफल होता है 1/एप्सिलॉन नॉट, है ना, गुना कर देते तो वो हमारा आता है गॉस का प्रमेय आता है, यानी फ्लक्स कितना गुजर रहा है वो हमें पता चल जाता है। तो फाई बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे r आया, अब तो r का यहाँ पे कोई मान है नहीं, r का कोई यहाँ पे मतलब चर्चा ही नहीं किया गया, तो r छोटा रहे बड़ा रहे लंबा रहे नाटा रहे हमको उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे r है और यहाँ पे इसका दोगुना कर दिया गया, तो r से हमको लेना देना नहीं है। हमें देखो आवेश रहता है तो हमें आवेश से लेना देना, ये आवेश q था तो q लिखे, यहाँ पे q/2 है, तो यहाँ पे जो टोटल जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना गुजरेगा, आवेश हो जाएगा q/2 और नीचे में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स गुजरेगा। अगर इसी को हम लोग देखो ये 2 नीचे आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो पाई बराबर हो जाएगा q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इतना जो है टोटल हमारे से फ्लक्स जो है गुजरेगा, यानी फ्लक्स कितना गुजरेगा, ये गुजरेगा q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, समझ गया ना। यहाँ पे ये दूरी यानी कि r पे निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारे पास देखो अगला है यहाँ पे कि आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। देखो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि आवेश के रेखीय घनत्व को जो हम लोग किससे सूचित करते हैं, हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, लेमडा से सूचित करते हैं, ठीक ना। आवेश के रेखीय घनत्व को हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं, हम लोग किससे सूचित करते हैं, लेमडा से सूचित करते हैं, याद रखना। तो आवेश का रेखीय घनत्व में होता है क्या कि हमारे पास एक पतला तार होता है, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से एक पतला तार होता है, ठीक है। अब इस तार को जो है कि q आवेश दिया जाता है, q आवेश इस तार को दिया जाता है, जो तार पे जो आवेश जब दिया ना तो ये पूर्ण रूप से क्या होता है, फैल जाता है। हाँ पूर्ण रूप से क्या होता है, मतलब कि एक समान रूप से इस पे क्या होता है, फैल जाता है। ये तिरछा हो गया, आप लोग फिगर सही से पा लीजिएगा, इस तरीके से सीधे, ठीक ना। तो जब ये हमारे पास एक तार है, जब इस आवेश को इस तार को q आवेश दिया जाता है तो यहाँ पे जो है आवेश जो है एक समान रूप से सभी जगह क्या होता है, फैल जाता है, ठीक ना, एक समान सभी जगह से फैल जाता है। मान चलो इसकी लंबाई अगर l है तो इसका जो रेखीय आवेश का रेखीय घनत्व जो होगा ये हमारे पास हो जाएगा लेमडा बराबर में आ जाएगा q इंटू एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा q, सॉरी इंटू नहीं बटा में आता है, q बटे में l आ जाएगा, क्या जाता है q बटे में l, लेमडा बराबर हमारे पास आ जाएगा q बटे में l। ये हमारा होगा आवेश का रेखीय घनत्व। देखो यहाँ से समझो कि किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति इकांक लंबाई पर, देखो प्रति इकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं। प्रति इकांक लंबाई पर जो आवेश उपस्थित है उसी को हम लोग रेखीय घनत्व कहते हैं, यानी कि उसको लेमडा से सूचित करते हैं। ध्यान में रखिएगा, यदि l, यहाँ पे l लिखेगा, यदि l लंबाई के चालक पर एक समान रूप से फैला, है ना, एक समान रूप से फैला, एक समान रूप से फैला हुआ आवेश q हो, ठीक ना, आवेश एक समान रूप से फैला हुआ क्या आवेश q हो, तो आवेश का रेखीय घनत्व यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, लेमडा बराबर q/l, यानी कि q/l का मतलब कूलम पर मीटर होता है, ठीक ना। इसका देखो ऐसा ही मात्रक लेना है, लेंगे इसका ऐसा ही मात्रक निकालेंगे तो यही ना आएगा। देखो q का क्या हो जाएगा कूलम यानी c, और बटे में l का हो जाएगा मीटर, कूलम बटे मीटर। अगर इसका बीमा हम लोग निकालते हैं, अगर इसका हम बीमा निकालते हैं तो कूलम का देखो क्या हो जाएगा at हो जाएगा और बटे में इसका l हो जाएगा, ये l ऊपर जाएगा तो l-1 हो जाएगा और ta हो जाएगा, क्या हो जाएगा ta, इस तरीका से हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बीमा, ठीक ना। तो आवेश का रेखीय घनत्व को हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। बार बार आपसे फार्मूला पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो लेमडा बराबर हो जाएगा q बटे l, इसका बीमा पूछ लेगा, इसका ऐसा ही मात्रक पूछ लेगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे देखो आपसे MCQ में देखो क्या पूछा जा रहा है, क्या रेखीय आवेश घनत्व की बीमा, देखो बीमा पूछ गया तो आप पहले फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला याद रहेगा तो अपने आप निकाल लीजिएगा। q बटे l होता है, q का हो जाएगा क्या
AT हो जाएगा और इसका L हो जाएगा, तो L नीचे से ऊपर चल जाएगा ना, तो माइनस में हो जाएगा L इनवर्स AT, L इनवर्स AT, L इनवर्स TA बोलो या AT बोलो, बात एक ही है, ठीक है, ऑप्शन है। चलो अब इसके बाद देखो है अगला देखो हमारे पास चौथा में है कि कूलॉम के नियम की क्या परिसीमाएं हैं, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे नंबर जो है गलत हो चुका है, 4 5 ऐसे आ गया, फिर से पता नहीं किसे लिखने वाला टाइपर हमारा ऐसे कर दिया। बाकी आप तो समझ रहे हो, आप अपना नंबर देते जाना, ठीक ना, शुरू से ही 1 2 3 4 ऐसे करके। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि कूलॉम के नियम की क्या परिसीमाएं हैं, ठीक ना, मतलब यह कहाँ तक सक्षम, जैसे कोई भी चीज होता है तो उसका एक सीमा होता है, उसका एक क्या होता है, सीमा होता है। जैसे देखो मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पे मान के चलो कि हमारे पास क्या है, ये इंक है, हमारे पास क्या है, ये इंक है। अब इंक है तो इसका भी सीमा है कि कहाँ तक लिख पाएगा, इसके अंदर जितना रहेगा क्या चीज, इसके अंदर जितना जो है क्या रहेगा, इंक रहेगा, उतना ही लिखाएगा। तो इसका भी एक सीमा है, ये नहीं कि हमेशा ये लिखाती रहेगा, इसका जैसे ही इंक खत्म होगा तो ये चलना बंद कर देगा, तो इसका भी एक सीमा होगा कि नहीं। तो इसी तरीके से आवेश की भी क्या, कूलॉम के नियम की भी परिसीमाएं हैं, क्या है, जो देखो यहाँ पे उत्तर मिलेगा। देखो यहाँ पे कूलॉम के नियम में जो 2 अस्थायी वैद्युत आवेश होते हैं ना, 2 होते हैं, उनके लिए ही सत्य। अस्थाई मतलब कि रुका हुआ, अस्थाई मतलब क्या, रुका हुआ। तो कूलॉम का जो नियम, जो कूलॉम जो दिए थे ना, तो वो जो है सब आवेशों के लिए लागू नहीं है, ठीक ना, सभी आवेशों पे जो कूलॉम का नियम लागू नहीं होगा। कैसे आवेशों के लिए लागू होगा, जो आवेश रुका हुआ कहने मतलब अस्थाई है। अब मान चलो ऐसे करके भाग रहा आवेश, है ना, इस तरीके से आवेश इधर उधर भाग रहा है। अब ऐसे भाग रहा है तो वहाँ पे जो है मान उसका नहीं लगेगा, किसका, कूलॉम का नियम काम नहीं करेगा। कूलॉम का नियम वहीं पे काम करता है जब आवेश रुका हुआ, कहाँ पे करता है, जब आवेश अस्थाई हो, ठीक ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। के लिए सत्य तथा आवेशों के बीच की दूरी, ये जो आवेशों के बीच की दूरी जो है इतना होना चाहिए, है ना, इतना होना चाहिए। आर का मान कम से कम इतना होना चाहिए, अगर इससे आर का मान छोटा है तो फिर ये नहीं काम कर सकता। आर का मान इतना रहना चाहिए, अगर इससे फिर छोटा रहेगा तो फिर कभी नहीं होगा, ठीक ना। चलो के लिए सत्य नहीं, इतना के लिए भी सत्य नहीं, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देखो हमारे पास देखो 5वां यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग डायरेक्ट देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, वी मतलब वोल्ट, इस तरीके से भी हम लोग लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए, ठीक है, यानी जूल में हमसे पूछा जाए। सबसे पहले ये देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या, देखो समझना, जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक वोल्ट ऊर्जा दी है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट ऊर्जा दी है और उसे फिर विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। फिर से सुनो, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट ऊर्जा देके उसे विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है, तो वो जिस स्पीड से भागता है ना, जिस स्पीड से भागता है उसे ही हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। फिर से समझो कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट ऊर्जा देकर विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है, तो वह जिस स्पीड से भागता है, जिस चाल से भागता है, उसे ही हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा। आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऐसा मतलब, तो ऊर्जा ही बोलिएगा, ठीक है। वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर, त्वरित का नहीं मतलब कि भागना, त्वरित मतलब क्या, भागना है, यानी गति में आना है ना, त्वरित होने पर अर्जित होती है। अर्थात देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है। इसको अगर हिंदी इंग्लिश में लिखे, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाएगा 1.6 × 10⁻−19 जूल आ जाएगा, ये चीज आ जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। अब आते हैं देखो इस पे एमसीक्यू पे, तो देखो अगला एमसीक्यू हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तभी पता है ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको जो है यहाँ तक समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ठीक ना। चलो, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मज़ा आया होगा। ये क्लास जो हमारी छोटा हो गया और वो जो शुरू वाला जो क्लास था वो ज़्यादा लंबा हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, छोटा बड़ा तो होते ही रहता है, उसमें ज़्यादा खींच दिए, इसमें कम खींचे हैं।
तो उम्मीद है बस आपको समझ में आना चाहिए, है ना। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से कि इतना जो अभी तक पढ़ा है ना, ये सारा का सारा आपको कंप्लीट हो गया होगा, है ना। एकदम अच्छे तरीके से आपको जो है एकदम दिमाग में फिट हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, क्या करना है, इस चीज़ को कॉपी में नोट करना है। जो पढ़ाया ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस चीज़ को कॉपी में नोट कर लीजिए। विथ ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव बताते हैं विथ ऑब्जेक्टिव, विथ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन करके यहाँ पे बताए हैं, जो भी सोल्यूशन यहाँ पे करके बताए, जैसे जैसे किए फिगर वगैरह सब हल्का हल्का पारे हैं, उस तरीका से आप भी जो है इसको पार के अच्छे तरीके से लिखिएगा। जैसे भी करके बताए हिंट कीजिएगा, बाद में सोचिएगा कि एक हमारे पास पतला तार है, उस चीज़ को हम मतलब एक पतले तार को क्यू आवेश दिए तो आवेश जो है तार पे एक समान रूप से फैल जाता है। अगर इसकी लंबाई L है तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा ये P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। सॉरी, ये आघूर्ण कहाँ से आ गया, यहाँ पे ये चीज़ है ना, तो हम आघूर्ण पे पहुँच गए ना। ये इसका लेमडा बराबर हो जाएगा Q बाई L हो जाएगा, ठीक ना। वो आघूर्ण हम लोग उसका भी लंबाई L ही था तो Q इंटू 2L पे पहुंच गए, ठीक ना। चलो कोई बात नहीं, तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। इस तरीके से सब कुछ याद रखेगा तो फाई बराबर याद रखेगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ रटने से नहीं होगा, इस चीज़ को आप इसका जो थ्योरम जो पढ़ाए थे, जो पढ़ाए हैं क्वेश्चन में, उसको जाकर आप देखिए, पहले वाले लेक्चर में बताया। तो इस तरीक़ा से पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता। अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो इतना अच्छा सा तैयारी करवा देंगे ना कि क्या बताएं, नंबर आप फाड़िएगा एकदम। 90% कोई रोकने वाला नहीं है, 90% कोई रोकने वाला नहीं है। अभी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो और मजा आएगा आपको। अगले क्लास में होगा, वो लेक्चर 3 में होगा। आपको बताया था कि लेक्चर 3 में होगा, ठीक ना। और हाँ, जो क्रैश कोर्स जो है ज्वाइन नहीं किए हैं तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो जल्दी से। जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं ना, वो लोग जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लो। 1 मिनट रुक जाओ। जो क्रैश कोर्स जो है ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग, वैसे बच्चे जल्दी से क्रैश कोर्स जो है ज्वाइन कर लो, ठीक ना। क्रैश कोर्स जो ज्वाइन नहीं किए हैं, क्रैश कोर्स जल्दी से ज्वाइन कर लो, ये वाला, ठीक ना। ये 10th के लिए हो गया। जो भी आपके घर में बच्चे उच्चे होंगे उनको ज्वाइन करवा दीजिएगा। ये 12th के लिए होगा। स्पेशल 2026 के लिए एकदम अच्छे तरीके से आपको दिया जाएगा इसमें, ठीक ना। तो चलो समझ में आ गया होगा, बार बार एक ही बात को बोलने की ज़रूरत नहीं है, है ना। चलो बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।